पूरे देश में पेपर लीक होना, उसके बाद से राहुल गांधी की एग्रेसिव पॉलिटिक्स, पहले पेपर लीक, उसके बाद राम मंदिर में दान की चोरी, इथेनॉल का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की, सदन से लेकर सड़क तक, उसके बाद थाने तक। राहुल गांधी को अगर आप देखें तो सदन में राहुल गांधी, सड़क पर राहुल गांधी, और कल का जो मुद्दा हुआ एफआईआर दर्ज कराने में एक विपक्षी एलओपी को 8 घंटे लगे, और वो भी थाने में बैठकर। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट शाहिद अली साहब मौजूद हैं, जो तबलीगी जमात से लेकर तमाम मुद्दों पर, चाहे वो मुसलमानों का हो, देश का मुद्दा हो, अपनी बात रखते हैं और दलील के साथ और बेबाकी के साथ रखते हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए आपका। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, पेपर नीट और उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा, विपक्षी पार्टी बीजेपी को घेरने के लिए कह रही है, जो बीजेपी पार्टी हो ये कह रही है कि ये हमारा इंटरनल मामला है। इन तमाम मुद्दों को आप कैसे देखते हैं और पॉलिटिक्स क्या रुख ले रही है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स ने देश का जो भविष्य है ना, अंधकारमय कर दिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बेड़ा गर्क कर दिया। तो बिल्कुल बेड़ा गर्क करने वाली बात है। पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। जो लोग चाटुकार हैं, गोदी मीडिया हो गई, चाटुकार लोग हो गए, वो उनकी तारीफों में लगे रहते हैं, तो उनको लगता है सब कुछ अच्छा है। जैसे कि गधे को सावन के महीने में सब कुछ हरा हरा दिखता है, तो उनको हरा हरा दिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी को, सब कुछ चंगा है। लेकिन हकीकत में अब सोचिए ना, आप देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं कितने साल से, युवा बेरोजगार हैं, वो डिफरेंट मुद्दों पर आंदोलन करते हैं रात दिन, मजदूर आंदोलन करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरे का पूरा, उनको भी आंदोलन करना पड़ा। पेट्रोल, एथेनॉल, बहुत सारे मुद्दे हैं, हजारों मुद्दे हैं, इस पर रोज आंदोलन होते हैं। लेकिन सरकार ने जैसे कसम खा रखी है, व्यापक घोटाले में कितने लोग मरे, किसी का रेजिग्नेशन नहीं होना। चूंकि इन्होंने क्या कर रखा है, इनके पास एक वो लेके आए, मशीन लेके आए जिसमें हर आदमी को धो देती हैं। तो जब जहाँ पर खुद सबकी धुलाई हो जाती है, तो ये तो बुरे हो ही नहीं सकते। तो इनका दरअसल मोडस ऑपरेंडी ये रही कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन देश पूरी तरह से खोखला होने लगा। ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स पे चलते रहे, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इनके पास हर चीज़ की कार्ड थी। कोई आदमी किसी डिमांड को करे, हिंदू मुस्लिम, किसी मुद्दे पर बात करे, हिंदू मुस्लिम। एक ही चीज़, एक ही नशा इन लोगों ने दिया हमेशा। वो उतर गया नशा, लोग आजिज़ आ गए। पहले इन्होंने स्कूल बंद किए, कॉलेजेस बंद किए, सुविधाएं ख़त्म करी। कॉलेज बंद करने से, स्कूल बंद करने से गरीब बच्चा कहाँ पढ़े? वो किसी तरह से मेहनत कर आके अपना दो चार हो करके, बहुत से दुश्वारियाँ उन्होंने झेली, वो इस हद तक आया कि वो नीट का एग्ज़ाम दे सके। तो फिर नीट के एग्ज़ाम को बार बार लीक करवा दिया गया। और आप सोचिए कि 90 से ज़्यादा बार कोई पेपर लीक हो जाए तो क्या बच्चों का भविष्य होगा? आपने कॉलेज बंद करे, स्कूल बंद करे, आपने सुविधाएं कम करी, टीचर्स कम किए, सब कुछ कम किए, सब बर्दाश्त कर लिया बच्चों ने, कोई बात नहीं है साहब। लेकिन जब उनके एग्ज़ाम भी लीक होने शुरू हुए और उस पर कोई जवाबदेही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई मुकदमे नहीं, तो लोगों ने अपने आप को ठगा महसूस किया। वो बच्चे कहाँ जाएं, बच्चे क्या करें? उन्होंने आंदोलन किया। तो उस आंदोलन को कुचलने के लिए भी, जिस तरह से आपने सुना होगा कि पहले जब कश्मीर में आंदोलन होते थे तो वहाँ पैलेट गन चलाई जाती थी, और जस्टिफिकेशन यह दिया जाता था कि वो आतंकवादी कार्रवाइयाँ वहाँ होती हैं, इसलिए वहाँ पर हम पैलेट गन चलाते हैं। अब वो दिल्ली में हो रही है। अब वो दिल्ली में नहीं, दिल्ली में दरअसल उन छात्रों के खिलाफ हो रही है जो छात्र बेचारे कभी पढ़ाई के अलावा कुछ जानते नहीं। नीट का एग्ज़ाम देना कोई मजाक बात है? तो आप उन छात्रों के खिलाफ जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस प्रदर्शन की इजाज़त हमारा संविधान देता है, आप उनके खिलाफ ये आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हो, क्योंकि टेरर फैलाना तो आतंकवादी कार्रवाई है। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आप जो कर रहे हो, कितनी बड़ी चीज़ है। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ अब कोई तो उठेगा। विपक्ष को जिम्मेदारी क्या दी है देश ने? विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है? संविधान ने जिम्मेदारी बताई। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी वो सरकार चलाए, विपक्ष की जिम्मेदारी वो सत्ता पक्ष जो काम गलत कर रही है उसको लोगों को बताए, या लोग विपक्ष को आगे बताएं कि भाई सरकार साहब ये काम सही करवाइए। तो लोगों ने जब विपक्ष को ये जिम्मेदारी दी, लोगों ने कहा कि भाई हमारे साथ में ये सब चीज़ हो रही है, सरकार सुन नहीं रही,
तो विपक्ष ने ख़ासतौर से राहुल जी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी उठाया, बखूबी कबूल किया। और इतनी मेहनत करने वाला राजनेता मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हमने सुना था पहले कभी राम मनोहर लोहिया साहब के बारे में या महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा हमने जी, लेकिन अपनी आंखों से एक हम ऐसे नेता को देख रहे हैं जिसने हज़ारों किलोमीटर की यात्रा पैदल करी, जो एफआईआर करवाने के लिए थाने थाने में दर दर भटका 8 घंटे तक लीडर अपोजिशन होते हुए। ऐसे नेता को देख लेना ही हम समझते हैं कि किस तरह के हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे होंगे। वही जज्बा, वही इंस्टिंक्ट, वही ये इतिहास में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 8 घंटे तक कोई एलओपी और वो एफआईआर दर्ज नहीं करा। मैं, आप वकील हैं। इसका दूसरा पहलू वही बताने जा रहा हूँ जी। इसका दूसरा पहलू बड़ा अनफॉर्चुनेट है, आंसू आते हैं कई बार निकल के उस पर। देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है और जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत सारी कोर्ट्स यहाँ पर हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी कि साहब, अगर पुलिस को कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस का ये कर्तव्य है, मैंडेटरी ड्यूटी है, उस पर एफआईआर करे जी, और फिर इन्वेस्टिगेशन करे जी, क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो ललिता कुमार वर्सेस इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये फ़र्ज़ है पुलिस के ऊपर, अगर नहीं करती है एफआईआर तो फिर पुलिस के ऊपर जुर्माना लगेगा और भी उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होगी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलेगी जी। इतनी बड़ी व्यवस्था है। उसके बावजूद देश की राजधानी दिल्ली का लुटियंस जोन, जहाँ पार्लियामेंट है, वहाँ पर जहाँ सरकार बैठती है, वहाँ पर 20 जुलाई को घटना होती है, पैलेट गन चलाई जाती हैं और उस केस में भी एफआईआर नहीं करी जाती। क्यों नहीं करी जाती? जैसे मैंने कहा कि एफआईआर होगी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, कानून है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को धता बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करते हुए एफआईआर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट तो कहती है फौरन एफआईआर हो, बिल्कुल कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एफआईआर नहीं की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो तो जाके कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर पैलेट गन नहीं चली। एफआईआर करी है तो अब इन्वेस्टिगेशन भी होगी। इन्वेस्टिगेशन होगी तो पैलेट गन कहाँ से आई, चलाने का ऑर्डर किसने जो दिया? माल खाना जहाँ पर गन रखी जाती है, जहाँ रिलीज होती है ना, वहाँ से तो एंट्री होती है जी, वो एंट्रियाँ हुई होंगी, किस किस के नाम में रिलीज हुई हैं, वो किसके आदेश पे हुई हैं, ये पूरा लिंक जुड़ेगा तो सीधे होम मिनिस्टर तक जाएगा, अमित शाह साहब तक जाएगा। और जो लीडर ऑपोजिशन ने, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबने पार्लियामेंट के अंदर मांग करी कि अमित शाह साहब आके बताएं अगर आपने आदेश नहीं दिया तो वो क्यों नहीं आ रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, यही कारण था? यही कारण था कि वहां पर जो पैलेट गन चली है उसका आदेश अमित शाह साहब के पास से आया है, इसीलिए आके नहीं बताया और इसीलिए एफआईआर नहीं होने दी जा रही थी। कल जब राहुल जी ने इसके लिए संघर्ष किया तब भी वो जो अफसर बात कर रहे थे कि साहब ऊपर से आदेश नहीं है, ऊपर क्या है, पुलिस किसके अंडर में आती है, होम मिनिस्टर साहब के अंडर में आती है। तो आप सोचिए ना कि वहां से एफआईआर नहीं करने दी जा रही। अब इसका तीसरा पहलू यह है कि जब दिल्ली में ऐसा हो सकता है, जो लुटियन जोन भी है, जहाँ पर राजधानी भी है, तो देश के बाकी जो दूसरे पार्ट्स इलाके हैं में वहाँ पे क्या हालत होगी। जब इतनी बड़ी वारदात की एफआईआर नहीं हो रही तो बाकी जगह पे क्या हाल होगा। एफआईआर कब नहीं हो रही? जबकि बच्चा इसकी एक विज़न चला गया आँख का, उसको लगी हैं पैलेट्स लगे हैं उसको, वो 1 महीने से लगातार कोशिश कर रहा है, एफआईआर नहीं हो रही। तो बड़े इसके कई मुद्दे हैं जी। सबसे जो ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख देता है वो ये है कि अब दिल्ली में ये हाल है तो बाकी में क्या होगा। दूसरा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानोगे, आप इतने बड़े हो गए, जबकि पूरी व्यवस्था क्लियर है। एग्जीक्यूटिव अपने आप में एक पिलर है तो जुडिशरी भी अपने आप में एक पिलर है और जुडिशरी का काम है कानून बताना, कानून की व्याख्या करना, कानून को मैंडेटरी तौर से लागू करवाना है। जब जुडिशरी ने व्याख्या दे दी कि आपको एफआईआर करनी है तो करनी है, आपने एफआईआर क्यों नहीं करी? तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से बड़ी नहीं हो सकती जी। तो ये उसमें भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो जैसे एफआईआर नहीं की, 8 घंटा लगा एफआईआर करने में, तो आपके हिसाब से ये कानून का उल्लंघन है? मैंने आपको मिसाल के साथ बता रहा हूँ, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट का सीधे सीधे उल्लंघन है ये। जिसको सुप्रीम कोर्ट कहती है एफआईआर करना मैंडेटरी है, कानून, स्टैट्यूटरी कानून का उल्लंघन है ये, जो कहता है कि एफआईआर का होना ज़रूरी है क्योंकि उसके साथ जो दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है ना, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती बिना एफआईआर के। राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चूंकि भारत की ये हमारी दिल्ली पुलिस कहती है कि साहब हमने पैलेट गन नहीं चलाई, इसी आधार पर तो कह रही थी एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुई तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो बच जाएंगे।
तो जब सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बना दी, अब उसके अंदर उसकी जांच होगी। बिल्कुल, बिना एफआईआर के तो जांच नहीं हो सकती थी, अब जांच होगी। लेकिन अभी भी एफआईआर में इन्होंने डेंजरस वेपन से चोट लगने का तो ऑफेंस लगा दिया है, लेकिन डेंजरस वेपन की धारा नहीं लगाई है। अच्छा, आर्म्स एक्ट अभी भी नहीं लगाया, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर इम्पार्शियल और फेयर हो गई तो आप सच जान लीजिए कि इसमें अमित शाह साहब के खिलाफ ही एफआईआर जाएगी। तो इसीलिए राहुल गांधी कह रहे थे कि मतलब अगर गृह मंत्री ने आदेश दिया है तो हमारे छात्रों पर पैलेट गन चला है, उसके लिए वो इस्तीफा दें। अगर नहीं दिया है, अगर पुलिस ने खुद से चलाया है, तो इसका मतलब अमित शाह को पता नहीं है, अनकेपेबल हैं, उसके बाद इस्तीफा दें। इसीलिए राहुल गांधी ये सारी बातें कह रहे थे। बिल्कुल, देखिए राहुल जी का बहुत साफ था, हमें नहीं पता किसने चलाई, लेकिन पुलिस ने चलाई। पुलिस को आदेश मिला। पुलिस दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। हमारा मानना यह है कि दिल्ली पुलिस बिना होम मिनिस्ट्री की मर्जी के कुछ नहीं कर सकती। तो आके अमित शाह साहब बता दें पार्लियामेंट के अंदर। बिल्कुल, नहीं बता रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं, उसका रीज़न बता दें। अगर आपने नहीं चलवाई तो आप इनकॉम्पिटेंट हो, और आपने चलवाई तो आप जिम्मेदारी ले तो इस्तीफा दीजिए। जिसमें हमने ये बात मांगी, मैंने अपने खुद शाहिद अली ने, कि साहब इसमें अगर उनकी जिम्मेदारी है तो फिर एफआईआर अमित शाह साहब के खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स तो ले रहे हो, एक पोस्ट पे बैठे हो, आपकी ड्यूटी भी बनती है। एक प्रिंसिपल होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, वो हालांकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में चलता है, डेमेजेस में चलता है। मैं ये बात कहता हूँ कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को क्रिमिनल केसेस में लागू कर दिया गया, जो होना चाहिए। तो फिर तमाम मंत्रियों की, तमाम अफसरों की जिम्मेदारी हो जाएगी तय। क्राइम रेट आप देखिएगा ड्रॉप हो जाएगा 95% तक। बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता है। जी, जैसे राहुल गांधी ये जब 20 तारीख को ये पैलेट गन चला, छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, अब किरण रिजवी जो हैं, मिनिस्टर हैं बीजेपी सरकार में, उनका कहना है कि पुलिस की तारीफ करना चाहिए, कोई हत्या नहीं हुई, किसी की मौत नहीं हुई। देखिए, दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं। दिल्ली पुलिस की तारीफ दुनिया करती है, दिल्ली पुलिस की तारीफ हम भी करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के वो करप्ट ऑफिसर्स जिसने दिल्ली पुलिस की इस मर्यादा को ख़त्म कर दिया, इस तारीफ में काले निशान लगा दिए, पैलेट गन चलवा के, उनका आप क्या करेंगे? ये कहना ही कोई मरा नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप पैलेट गन चलवा रहे हो उन बच्चों के खिलाफ, जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, आप कांटे लगे हुए लाठियाँ चलवा रहे हो। तो आपका ये कहना कि कोई मरा नहीं है, इसका मतलब इंटेंशंस और ज़्यादा ख़तरनाक थी क्या? अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, वो तो एक ज़रा सी लाठी चलने से भी आतंकित हो जाते हैं। तो आपने उनको आतंकित करने के लिए ये कार्रवाई करी। अब किसी आतंकवादी घटना में अगर कोई मासूम इंसान नहीं मरा, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि वो आतंकवादी घटना नहीं थी, घटना तो हुई है ना। जी, लेकिन पुलिस के जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि हम किसी भी ऐसे हथियार का इस्तेमाल नहीं किए हैं, ना पैलेट गन का, ना ये कांटे वाली लाठी का, और इन सब से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो वो फिर कहाँ से आ गई? यही तो एक क्वेश्चन था ना। एफआईआर क्यों नहीं कर रहे थे फिर? भाई जैसा मैंने कहा, बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। अगर पैलेट गन का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस ने नहीं किया, उस कांटे वाली लाठी का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस ने नहीं किया, तो एफआईआर लिखते ना, 20 तारीख को लिखते, 21 को लिखते। 1 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। 8 घंटे तक राहुल जी ने धरना दिया इसके लिए, थाने टू थाने, कमिश्नर ऑफिस, डीसीपी ऑफिस, पार्लियामेंट थाने, तमाम सब जगह चले गए। क्या डर था आखिर? इतनी तो बात कर रहे हैं कि भाई इंसाफ मिले, तभी तो कहा इंसाफ की तरफ ये एक कदम है। राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी इंसाफ की तरफ एक कदम इसलिए तो है कि इंसाफ अब होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये कहना सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं चली, एफआईआर तो थी नहीं, तो साबित कर लेते नहीं चली साहब। लेकिन अब एफआईआर है तो इन्वेस्टिगेशन भी होगी। जी जी, हमारा सवाल, शाहिद साहब आप तमाम मुस्लिम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, देखते हैं, अक्सर होता ये है कि जब कोई रामनवमी या जैसे जो भी प्रोग्राम होता है, वहाँ पत्थर चलता है, फिर मुस्लिम लड़कों को पुलिस गिरफ्तार करती है, उनको महीनों सालों तक जेल में रखती है। लेकिन दिल्ली में 20 तारीख को देखा गया कि एक ट्रक भरकर पत्थर आया, न उसकी जांच हुई, न उसकी एफआईआर हुई, कुछ भी कोई जांच नहीं हुई।
क्या मुसलमान सच में पत्थर चलाते हैं या कोई वहाँ उपद्रवी होता है, चलाता कोई और है, नाम मुसलमानों को दे देते हैं और मीडिया ट्रायल होता है कि मुसलमान पत्थरबाज है, पत्थरबाज है। अगर मुसलमान पत्थरबाज है और उसको पता है कि मैं खुद भी मार खाऊंगा इसके बाद, पत्थर चलाने के बाद, तो वो पत्थर क्यों चलाएगा? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कि दिल्ली जैसे शहर में पार्लियामेंट के बगल जंतर मंतर पर इतना बड़ा ट्रक भरकर इतना ज़्यादा पत्थर कहाँ से आया और उसकी जाँच क्यों नहीं हुई? देखिए, बच्चों की तारीफ करनी होगी इस मामले में भी कि बच्चे विजिलेंट थे, जागरूक थे कि उन्होंने ट्रक को पकड़ लिया, उसके फोटोग्राफ, वीडियो फोटोग्राफी चला दी जी। ये मैं बाकी जो देश में और लोग हैं मुसलमान, जो आपने कहा ना मुसलमान, एक आपने शब्द जोड़ा इसका, उनसे भी कहूँगा भाई आप लोग क्यों नहीं कर सकते ये काम? जागरूक तो आप भी हो ना। अगर कोई प्रोसेशन निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, तो वहाँ पर जो उपद्रवी लोग हैं या तो वहाँ पर पुलिस करवाती है या दूसरे संगठन करवाते हैं कि आपको जिम्मेदार ठहरा सके, तो ये काम तो आप भी कर सकते हो। देख सकते हो वहाँ पर कि कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं कर रहे। देखिए, आपको कानून के फ़ायदे उठाने के लिए आपको जिम्मेदार बनना पड़ता है। ये बड़ा आसान है कहना कि साहब देखिए यहाँ पर ऐसा हुआ है तो सब जगह ऐसा होगा। हकीकत में ऐसा ही होता होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन इस चीज़ को साबित करने के लिए हमारे पास क्या बताइए इकदाम है? कितने लोग हमारे विजिलेंट हैं? अभी मैं कोई जज्बाती बातें कर दूंगा, मेरे पीछे आ जाएंगे शाहिद भाई जिंदाबाद। मैं लोगों को समझाता हूँ तो कोई मसला नहीं। अभी तुम्हारे हैदराबाद से एक MP साहब हैं, वो कुछ बात कर देंगे तो जिंदाबाद करते हुए लाखों लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बिना सोचे हुए कि आपकी ज़िंदगियाँ बर्बाद होने जा रही हैं, और उससे दूसरे लोग एक हो जाएंगे, और उसी एक होने से एक हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को रास्ता मिलता है पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की। तो उस पर आप लोग या जो लोग हैं वो नहीं सोचते हैं, बड़ा अफसोस की बात है। ये जो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सभी से कहना चाहता हूँ कि भाई जब भी कोई प्रोसेशन निकले, देखिए सबको अपने अपने धर्म के मुताबिक अपनी चीज़ें करने का हक है। तो आप लोग बाकायदा संगठन बना करके इंश्योर करिए कि उनकी पूजा यात्राएं शांतिपूर्वक वहाँ से निकले, और अगर कोई वहाँ पे गड़बड़ करता हुआ पाया गया दूसरा आदमी, उसके वीडियो बनाए, उसको सबूत लें और उसको फ़ौरन चलाएं। देखिए साहब ये गड़बड़ कर रहे हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएंगे। जिस दिन मुसलमान ने करना शुरू कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा देश के अंदर से। ये करना चाहिए मुसलमानों को। लेकिन ये जो पत्थर आया 20 तारीख को एक ट्रक भर करके, इसकी भी तो किसी की जिम्मेदारी होगी। जहाँ चींटी नहीं आ सकती वहाँ एक ट्रक भर कर पत्थर कैसे आया? बिल्कुल सीधी सी बात है। जब दिल्ली पुलिस इस बात के लिए इनकार कर रही है, पैलेट गन हमने नहीं चलाई, लाठियाँ हमने नहीं चलाई, कांटे लगी हुई, वो जो बैच उतारे गए थे उनके, वो कह रहे हैं वो हमारे लोग नहीं थे। ऐसे पत्थर कहाँ से है उनको पता नहीं है बेचारों को, गरीब हैं वो लोग। नाकेबंदी सब दिल्ली पुलिस की, इतना बड़ा ट्रक आ गया पता नहीं है आपको। तो इसीलिए दिल्ली पुलिस बैकफुट पर। इसकी जांच होगी कभी? जांच होनी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके लिए भी FIR होनी चाहिए। एक इस बात के लिए भी FIR होनी चाहिए कहाँ से आया, इसकी जांच हो। क्योंकि जब तक FIR नहीं होगी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। जी, FIR होगी तो इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल। अभी तक जैन जी प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब जैन अल्फा भी लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, इन तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट करने लगे हैं। इससे पहले शाहिद अली साहब होता यह था कि जुलाई के से पहले हर जगह कहीं ना कहीं मुसलमान की मॉब लिंचिंग, कहीं ना कहीं उनके घरों पर बुलडोज़र। लेकिन आपको लगता है कि 2 महीने से मुसलमानों पर अत्याचार होना कम हो गया है? वो जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, वो छात्र हैं, वो युवा हैं, उनके अंदर जागरूकता आई है कि हाँ भाई मुसलमान ही ख़राब नहीं होते, हमारे साथ भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं? देखिए ऐसा है, एक पॉलिटिक्स चली गई हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स जी, उसमें तमाम मुद्दे गायब थे। हमारे मुसलमानों के भी बहुत सारे लीडरान उस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने में उन्होंने काम किया, जानते अनजाने हुए। मैं नहीं कहता कि सभी लोग जानबूझ करके, कुछ लोग अनजाने में भी उनका साथ दिया। जी, जैसे कि कोई चीज़ हुई वहाँ पर उन्होंने अपनी भाषणबाजी करी, दूसरे लोगों को मौका मिल गया। वो 15% लोगों से 85% को लोगों को डराने में वो लोग कामयाब हुए। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये चीज़ हुई, हर चीज़ का एक वक्त आता है जी। इस पॉलिटिक्स को कर करके उन्होंने पूरे देश के ऊपर जुल्म किए, और जुल्म जब इस कदर बढ़ गया कि लोगों ने कहा यार ये हिंदू मुस्लिम का तो नाटक बहुत हो गया, बहुत ड्रामा कर लिया। अब नहीं, उनको समझ में भी आ गई सब चीज़ें कि ये सारे के सारे मिले हुए हैं, ये सब कुछ अपनी उससे सत्ता हत्याने के लिए करा हुआ है इन्होंने। बाकी टारगेट में तो पूरे मुल्क के लोग हैं, सिर्फ अडानी अंबानी को भरना है, बाकी पूरे मुल्क को इन्होंने घसीटना है। तो लोगों की समझ में आ गया, तो दरअसल समझ में आ गया, इसलिए लोग ये तमाम जुल्म कम हो गए। इसलिए हम कहते हैं कि अब कम से कम इनकी समझ में आ गया, अब दोबारा उनको कम से कम वो वाला मौका मत दे दो
कि वो फिर से उसी चीज़ पे चले जाएं। अब इनके पॉलिटिक्स को समझो, चाहे वंदे मातरम की बात हो रही हो, किसी की बात हो रही हो, इनकी पिच पर मत खेलना। इनकी पिच हिंदू मुस्लिम वाली पिच है, जाने अनजाने हुए ना आपको किसी भी तरह से आवेश में आकर के, ना जज्बात में आकर के, और ख़ासतौर से जज्बाती लीडर हैं ना, उनको ज़रूर पहचानना। बिल्कुल, एक लास्ट मैसेज दे करके अपनी बात ख़त्म कर दें। फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, फ्यूचर पॉलिटिक्स बहुत साफ है। इस देश में युवाओं की, किसानों की, हमारे छात्रों की, दलितों की, ओबीसी की, आदिवासियों की, हमारी बहनों की, इनकी सरकार हकीकत की सरकार होनी चाहिए, जो सबको साथ लेके चले, सर्वधर्म समभाव की सरकार हो, इक्वलिटी की सरकार हो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके मुताबिक सरकार चले, सबको रोज़गार मिले, सब लोग खुशहाल रहें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हिंदू मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स है उसका ख़त्म होना ज़रूरी है। और हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स को ख़त्म करने के लिए सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने आसपास ज़रूर ध्यान रखें, जो भी इस पॉलिटिक्स को हवा देता हो उसको ठीक करने का काम करें। बहुत शुक्रिया वकील साहब। तो वकील साहब हैं जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी और ख़ास तौर से हिंदू मुसलमान और एग्रेसिव भाषण देने वाले नेताओं से भी बचने को कहा है, और हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, और वो तमाम जो पेपर नीट के बाद से अब तक छात्रों के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों पर हमने बात की। कैमरामैन बलवन के साथ मैं नदीम, मुंसिफ टीवी इंडिया के लिए।